हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार एसएससी 2025 प्रश्न पत्र, जैसे कि आप सभी को पता है कि 29 जून को बीएसएससी के द्वारा एलडीसी का एग्ज़ाम लिया गया था, जो सैनिक कल्याण निदेशालय बोर्ड होता है उसमें, और उसका प्रश्न पत्र कल देर रात्रि वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया है, यानी कि ऑफिशियल पेपर आपको दे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन का लेवल्स है, अच्छा खासा लेवल पूछा गया है इसमें क्वेश्चन का, जिसमें आपका मैथमेटिक्स का प्रश्न है, साइंस का है, जनरल नॉलेज का है, कंप्यूटर का है और इंग्लिश का है। तो यहाँ पे हम लोग फुल पेपर डिस्कशन करने वाले हैं, जिससे कि आपका इंटर लेवल और सीजीएल 4 में आपको ये पता चले कि कैसे प्रश्न का लेवल हो सकता है, और इससे काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो पूरे शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, एक एक प्रश्न को हम लोग यहाँ पे अच्छे से डील करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, सामान्य ज्ञान का सेक्शन है पार्ट 1 में, इसके अलावा एक सामान्य विज्ञान का सेक्शन है, जनरल साइंस भी, और गणित का सेक्शन है यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा तो आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स का जो सेक्शन है, इसके बाद कंप्यूटर का सेक्शन आ गया, और इसके बाद देखिएगा तो अंग्रेजी का सेक्शन आ गया। तो टोटल आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चंस का सेट था ये, और इसी आधार पे एग्ज़ाम हुआ है। तो चूँकि इंग्लिश तो हम लोग के एग्ज़ाम में पूछेगा नहीं, जो आपका एग्ज़ाम है इंटर लेवल और सीजीएल 4, तो इंग्लिश को इग्नोर करेंगे, बाकी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब जैसे देखिएगा मैथमेटिक्स में, तो देखिए मैथमेटिक्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। अगर आप लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो इसके लिए अलग से हम लोग वीडियो बना देंगे, लेकिन इसका कुछ प्रश्न जो विदाउट पेन पेपर को सॉल्व हो सकता है, उसको यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको, जिस जो स्टेटमेंट बेस्ड है। नीचे आते हैं हम लोग। अब जैसे देखिए 17 नंबर जो प्रश्न है आपका, दिए गए प्रश्न में अधिकथन ए के कथन के बाद कारण आर दिया गया है, सही विकल्प का चुनना है यहाँ पे। देखिए अभिकथन क्या दिया गया आपका, एक वृत्त में यदि दो जीवाएँ केंद्र से समान दूरी पर हों तो वे लंबाई में बराबर होती है। जैसे कि एक ये वृत्त हो गया और ये केंद्र हो गया, तो बोला जा रहा है केंद्र से समान दूरी पर जीवा खींचना है, तो बोला है कि दोनों की लंबाई सेम होगी, बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि देखिए समान दूरी से है यहाँ पे, और यहाँ पे इसका लेंथ भी होगा जो वो समान होगा। दूसरा नंबर जो कारण है कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। देखिए अब केंद्र से जीवा पे जो लंब खींचेंगे ना, लंब का मतलब क्या कि 90 डिग्री का एंगल ये बनाएगा, और जो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये एक यहाँ पे देखिएगा तो दो समकोण त्रिभुज का यहाँ पे निर्माण हो जाता है, यानी एक तरीके से यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। तो ये जो दोनों होता है पार्ट, ये सेम हो जाता है, मतलब कि दो भाग में बढ़ जाता है बराबर बराबर, तो जीवा को समद्विभाजित कर देती है ये। तो कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है। अब देखिए आंसर क्या दिया गया है, अभिकथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। अभिकथन ए और कारण दोनों सही है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। देखिए अभिकलन गलत है परंतु कारण सही है। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, परंतु आर कथन ए का सही व्याख्या नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पे है क्या कि दोनों कंसेप्ट अलग अलग है, जीवा अलग हो गया और जीवा पे जो लंब खींचा गया दोनों अलग हो गया, तो व्याख्या तो एक दूसरे के नहीं करता है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए अच्छे खासे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। देखिए कॉलम 1 और कॉलम 2 की प्रविष्टि का मिलान करना है। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, जीरो और प्राकृतिक समय संख्या शामिल है। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 से लेकर के शुरू होता है, और इसमें अगर जीरो शामिल कर दिया जाता है तो ये पूर्ण संख्या हो जाता है। तो जीरो और प्राकृतिक संख्या शामिल है, मतलब ये 3 नंबर से मिल जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या सम्मिलित होती हैं, यानी कि वास्तविक संख्या जो रियल नंबर होता है दोनों मिला करके होता है। पाई क्या है, तो देखिए पाई आपका एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर इसका वैल्यू की बात करें हम लोग, तो जो 22/7 होता है उसको ध्यान रखिएगा कि वो परिमेय संख्या होता है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछ दे कि पाई का वैल्यू 22/7 है, ये कौन सी संख्या होगी, तो परिमेय होगी। लेकिन केवल परिमेय संख्या केवल पाई पूछे तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। 3/4 क्या है, तो ये आपका परिमेय संख्या हो गया। तो ये ऑप्शन मिलान कर लीजिएगा आप। तो चलिए अब यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन से ब्याज के विषय में सही है।
पहला स्टेटमेंट क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना केवल अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, आप मासिक आधार पर भी कर सकते हैं, छमाही भी कर सकते हैं, त्रैमासिक भी कर सकते हैं और ईयर वाइज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे केवल जोड़ा है, अगर ये जो दिया जाता है कि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक पर भी किया जाता है तो सही होता है, पार्शियली सही होता है, लेकिन यहाँ पे केवल, यानी कि इनका स्टेटमेंट है कि केवल और केवल अर्धवार्षिक होता है, जो कि गलत है। साधारण ब्याज की गणना केवल मूलधन राशि पर की जाती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आप कितना भी ब्याज हो जाए लेकिन जो शुरू में मूलधन था उसी पे ब्याज बनेगा, अगला ब्याज आपके मूलधन में ऐड नहीं होगा। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि आपने मूलधन 500 दिया और उस पर ब्याज अगर 50 रुपये बन गया तो नेक्स्ट ईयर ये आपका मूलधन 550 रुपया हो जाएगा, अब इस पर ब्याज मिलने लगेगा। लेकिन साधारण ब्याज में क्या होगा कि 50 रुपये आपका ब्याज तो मिल जाएगा लेकिन मूलधन अगले साल भी 500 ही रहेगा। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। देखिए, अर्जित या भुगतान किया गया चक्रवृद्धि ब्याज समय के साथ नहीं बढ़ता है, क्योंकि ब्याज पर ब्याज अर्जित किया जाता है। देखिए ये गलत है, राशि बढ़ती है और इसमें ब्याज बढ़ते जाता है और मूलधन भी बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। चौथा स्टेटमेंट क्या है कि समान मूलधन ब्याज दर पर और समयावधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज सदैव साधारण ब्याज से अधिक होगा, विशेष रूप से लंबी अवधि में। देखिए ये अगर सेंटेंस नहीं जुड़ा होता ना विशेष रूप से लंबी अवधि में, तो ये गलत हो जाता। लेकिन एक साल की चूँकि बात करें या समान अवधि के लिए समान ब्याज पे बात करें हम लोग, जैसे कि एक साल के लिए बात करें तो एक साल में यहाँ पे कोई बढ़ोतरी नहीं होती है, सेम ब्याज होता है, क्योंकि तब तक तो ब्याज दोनों का नहीं मिल रहा था। जब ब्याज मिल जाएगा एक बार तब ना जाकर के मूलधन में उसका ब्याज ऐड हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज का, तो वो उसके मूलधन से एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इसलिए ये कथन सही है। तो देखिए यहाँ पर कथन आपका कौन कौन सही हो जाता है, कथन एक गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा सही है। तो दूसरा और चौथा सही होगा, तो डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका। अब चलिए मैथमेटिक्स में लॉन्ग क्वेश्चंस है तो उसको आप लोग ज़्यादा डिमांड कीजिएगा तो देखेंगे उसको, बट यहाँ पे अब सेक्शन जनरल नॉलेज का हम लोग देख लेते हैं पार्ट 1 में, और इसके आगे साइंस का भी देखेंगे और कंप्यूटर का देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, भारत में क्षयग्रस्त वन प्रदेशों को पुनर्स्थापित करने के लिए शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन लॉन्च्ड टू रिस्टोर डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंडस्केप इन इंडिया? 4 ऑप्शन है, इसमें से देखिए आपका हरित मिशन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हरित मिशन जो है ग्रीन इंडिया मिशन, इसको ग्रीन इंडिया GIM भी बोला जाता है। 2014 में ये मिशन शुरू किया गया था और इसका लक्ष्य क्या था कि जो भी क्षयग्रस्त वन है, जो भूमि क्षयग्रस्त हो गया है उसका पुनरुद्धार करना, हरियाली बढ़ाना, इसके अलावा जैव विविधता का संरक्षण करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना हरित मिशन का लक्ष्य है। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें याद रखेंगे। आपसे CGL 4 इंटरवल में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वहाँ पे दे दे कि हरित मिशन का लक्ष्य क्या था, तो ये सारा चीज़ करना होगा कि 2014 में लॉन्च हुआ और जलवायु परिवर्तन को कम करना, जो वन भूमि का क्षय हो गया उसका पुनरुद्धार करना, हरियाली बढ़ाना, जैव विविधता संरक्षण करना, तो ये तमाम आपके इसके उत्तर हो जाएंगे। अब देखिए जो अगला प्रश्न है हम लोग का, इसमें है आपका कि सरकार वीडियो स्ट्रीमिंग सामग्री के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के न्यू मीडिया विंग द्वारा कौन सी द्विभाषी पोर्टल को विकसित किया गया है? ये सारे के सारे करंट अफेयर के प्रश्न हैं आपके। तो दूसरा का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका नेविगेट भारत, तो राइट ऑप्शन C हो जाएगा। और नेविगेट भारत देखिए जो है हिंदी अंग्रेजी डिजिटल पोर्टल है, ये द्विभाषी में, इसमें हिंदी भी शामिल है और इंग्लिश भी शामिल है। और इसके अलावा अगर आपका बात करें तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया न्यू मीडिया विंग। और इसका उपयोग सरकार द्वारा तय की गई जैसे शैक्षणिक हो गया और सूचनात्मक हो गया और योजनाओं से संबंधित वीडियो सामग्री को जनता तक पहुंचाने के लिए ये किया गया है। तो नेविगेट भारत हिंदी और इंग्लिश दोनों शामिल है इसमें, राइट ऑप्शन C हो जाएगा इसमें। थर्ड नंबर जो प्रश्न है हम लोग का कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन तो सभी को पता होना चाहिए, आई थिंक आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाग 3 यानी राइट ऑप्शन D हो जाएगा। और इसमें कई प्रकार के आपको चूँकि 12 से 35 तक अनुच्छेद है इसमें, ये भी याद रखिएगा भाग 3 में, और ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसमें राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम,
राइट टू स्पीच, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये तमाम अधिकार आपके मिले हुए हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो पार्ट 3 में ये आ जाता है। और 4 नंबर जो प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, तो 4 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के तहत पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए कौन सी सरकारी संस्था उत्तरदायी है? विच गवर्नमेंट बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग बुक्स अंडर द आज़ादी का अमृत महोत्सव सीरीज? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया। बहुत से लोग एनसीईआरटी बता रहे थे, लेकिन गलत है ये आंसर। नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो जाएगा। और ईरानी की इसका हिंदी में बात करें हम लोग तो राष्ट्रीय बुक न्यास इसको बोला जाता है, भारत। नेशनल बुक ट्रस्ट को राष्ट्रीय बुक न्यास भारत बोला जाता है। और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था है ये, जो नेशनल बुक ट्रस्ट है, ये शिक्षा विभाग के तहत आती है। और 75 ईयर्स का सीरीज और आज़ादी क्वेस्ट जैसे शीर्षकों के साथ कई पुस्तकें प्रकाशित की है, जो कि देश की स्वतंत्रता संग्राम और प्रेरक कहानियों पर आधारित है। तो देखिए, नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा किया गया है। और जो इसमें कुछ प्रमुख शीर्षक है, जैसे कि फ्रीडम फाइटर्स, और इसके अलावा 75 ईयर्स स्टोरीज, 75 ईयर्स हो गया, 75 स्टोरीज। और इसके अलावा आपका हो गया आज़ादी क्वेस्ट। तो इस शीर्षक से कई सारे पुस्तक प्रकाशित किए गए हैं, तो इसको भी याद रखेंगे। हो सकता है कि आपको पूछ दे कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में ये कौन कौन से शीर्षक से बुक प्रकाशित किए गए हैं। तो फ्रीडम फाइटर, 75 और 75 स्टोरीज, आज़ादी क्वेस्ट, तो ये सारे पूछे गए हैं। अब यहाँ पे देखिएगा जो सामान्य अध्ययन का 5वां प्रश्न है, और आई थिंक ये लास्ट प्रश्न है इसका। 2024 के, इसके बाद आप लोग साइंस में हम लोग इंटर करेंगे। 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में किस संगठन को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? देखिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग, ये 2024 पूछा है, और चूंकि ये एक साल बैक चलता है, यानी 2024 का पूछा है, तो ये 2025 में जनवरी में इसका वितरण किया गया है। तो बहुत से लोग JSW स्पोर्ट्स लगा देंगे। ये 2024 में वितरण हुआ था, और किसके लिए? तो 2023 ईयर के लिए। लेकिन क्वेश्चन क्या है? 2024 का राष्ट्रीय, यानी कि 25 में जो वितरण हुआ है। तो ये गलत उत्तर हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड द राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार इन द 2024 नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा ये। और देखिए, यह संस्था ग्रामीण क्षेत्रों में खेल को बढ़ावा देने, खेल प्रतिभाओं की खोज और खेल शिक्षा के प्रचार प्रसार में कार्यरत है, और इसीलिए इनको फिजिकल एजुकेशन ऑफ फाउंडेशन ऑफ इंडिया को 2024 का राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रोत्साहन दिया गया है, जो कि जनवरी 2025 में इनको वितरण किया गया है, और साल 2024 के लिए। अब यहाँ पे देखिएगा, तो जनरल साइंस का, सामान्य विज्ञान का प्रश्न हम लोग देखते हैं, और यहाँ से भी प्रश्न आपके अच्छे खासे इंटर लेवल में इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, आपके CGL 4 में भी पूछे जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन लगता है कि इजी है, बट एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम का प्रेशर होता है, इसलिए आप लोग बार बार इसका रिवीजन कीजिएगा, इस टाइप के प्रश्न को देखिएगा, तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको जो प्रेशर होता है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। 6 नंबर जो प्रश्न है हम लोग का, जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस मुक्त होती है? विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल? देखिए, ऑप्शन है, जैसे मान के चलिए कि आपका HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ये सारे अम्ल हो गए, एसिड हो गए। और Zn क्या है? आपका एक धातु है, मेटल है। इसी तरीके से Fe लोहा क्या है? धातु है। अब ये रिएक्ट करेंगे तो होता क्या है, जैसे कि मान के चलिए जिंक को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं HCl से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि 2HCl यहाँ पे हो गया। अब ये रिएक्ट जैसे ही करेगा तो ये रिएक्ट करके Zn जो है Cl2 के साथ बॉन्ड बना लेगा, Zn ये बना लेगा Cl2 के साथ बॉन्ड, और प्लस में क्या होगा, आपका जो हाइड्रोजन गैस वो मुक्त हो जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जब कोई भी अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस मुक्त होती है? तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। यहाँ आप देख सकते हैं कि Zn जैसे रिएक्ट किया तो Cl के साथ ZnCl2 बॉन्ड बना लिया, और हाइड्रोजन मुक्त रूप से यहाँ पे बाहर निकल गई। अब देखिएगा 7 नंबर जो प्रश्न है हम लोग का, कि 7 नंबर में मनुष्य में छोटी आंत का कार्य क्या है?
तो मनुष्य में जो छोटी आत्म का कार्य क्या है कि जो पचे हुए भोजन है उसको डाइजेस्ट करना है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमंस? तो ये क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। 8 नंबर प्रश्न है कि कौन सा संयोजी ऊतक जानवरों में मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है? विच कनेक्टिव टिश्यूज कनेक्ट्स मस्कल्स टू बोन्स इन एनिमल्स? मतलब कि कौन सा संयोजी ऊतक जानवरों में मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है? तो देखिए 8 नंबर प्रश्न का जो हम लोग का उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टेंडन। टेंडन किसमें? ए नंबर। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? टेंडन है, जिसको कंडरा, हिंदी में कंडरा भी कहा जाता है। देखिए कंडरा है यहाँ पे, टेंडन इसको बोला जाता है। तो ये जोड़ता है मांसपेशियों को हड्डियों से। और देखिए कंडरा एक मजबूत संयोजी ऊतक है। कौन सा ऊतक है आपसे पूछा सकता है? टेंडन। तो ये एक संयोजी ऊतक है और जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। जबकि आपको पूछ दे कि हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, तो इसके लिए आप लोग याद रखेंगे लिंगामेंट। लिंगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। और टेंडन क्या है? तो संयोजी ऊतक है, ये आपको मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है टेंडन। और हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? तो आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? लिंगामेंट। तो इसको याद रखेंगे। अब 9वें प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है 9वां प्रश्न है कि इसमें वह गुण क्या कहलाता है जो कार्बन को लंबी श्रृंखलाएं और वलय बनाने की अनुमति देता है? व्हाट इज द प्रॉपर्टी कॉल्ड द अलाउज कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड रिंग्स? तो 9 नंबर का जो राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो डी नंबर आपका हो जाएगा कैटेनेशन। श्रृंखलन इसको कहा जाता है, कैटेनेशन। और देखिए इसकी व्याख्या की हम लोग बात करें तो ये जो कैटेनेशन गुण होता है एक ऐसा गुण है जिससे कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला और रिंग बनाते हैं। और यही कार्बन का गुण जो है वो अन्य तत्वों से कार्बन को भिन्न बनाता है और ये लंबी श्रृंखला बनती जाती है। यही कारण है कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या सबसे अधिक आपको नेचर में अवेलेबल होगी। 10वां नंबर जो प्रश्न है हम लोग का कि किसी सीधी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का आकार कैसा होता है? व्हाट इज द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन अराउंड द स्ट्रेट करेंट कैरिंग कंडक्टर? अब देखिए मान के चलिए ये स्ट्रेट करेंट कनेक्टिंग कंडक्टर है। अब इसमें मान के चलिए कि ये करंट जा रहा है ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ये जा रहा है। तो यहाँ पे मान के चलिए इसका कुछ सेंटर होगा। अब यहाँ से जो भी निकलेंगे आपके फील्ड बनेंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो ये सर्कल में बनता है और इसका भी डायरेक्शन क्या होगा आपका? तो अपवर्ड डायरेक्शन होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आपका मान के चलिए करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो करंट की धारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी क्लॉकवाइज। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं सर्कल साइज बना देता हूँ। अब देखिए जब भी सीधा धारावाही चालक तार होगा तो इसमें दो तरीके से करंट हो सकते हैं। तो अपवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है। और डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा यानी क्लॉकवाइज होगा और अपवर्ड होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो सर्कुलर बनेगा और जिस डायरेक्शन में करंट रहेगा उसी डायरेक्शन में यहाँ पे देखिएगा। क्लॉकवाइज रहेगा तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज इसमें फ्लो होगा करंट। और मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो सर्कुलर होगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? वृत्ताकार हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है, हालांकि इतने टफ आपके इंटर लेवल्स ये प्रूव नहीं पूछे जाएंगे। देखिए इसका पहला का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा, स्विफ्ट प्लस इंटर हो जाएगा। इसके अलावा देखिएगा तो 23 की हम लोग बात करें तो इसमें जो 23 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि प्राकृतिक भाषा संस्करण के संदर्भ में कौन सी तकनीक मुख्य रूप से शब्दों को उनके मूल रूप से न्यूनीकृत करने के लिए उपयोग की जाती है? संभवतः गैर मानक शब्दकोश प्रविष्टि के उत्पादन की कीमत पर। तो इसको टोकनाइजेशन कहा जाता है। आगे इसमें देखिएगा जो प्रश्न है इसको देख सकते हैं, ये पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न। देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर के पोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यूएसबी पोर्ट मुख्य रूप से डेटा ट्रांसफ़र और पावर के लिए बाह्य उपकरणों पेरिफेरल को जोड़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूएसबी का आपका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो यूनिवर्सल आपका सीरियल बस होता है इसका फुल फॉर्म, यूनिवर्सल सीरियल बस। देखिए आपने देखा होगा अक्सर आप मोबाइल जो चार्ज करते हैं
उसमें आपको केबल होता है वो कई बार ख़राब हो जाता है तो दूसरा केबल आप खरीद के लाते हैं और वो जो आपका एडोप्टर होता है उसमें लगाते हैं और फिर चार्ज में लगाते हैं। तो यानी कि वो चार्जिंग का तो काम किया आपका, प्लस उसी डेटा को देखे होंगे केबल को कि कंप्यूटर में जोड़ करके या मोबाइल में जोड़ करके आप कहीं प्रिंट कराने जाते होंगे या कोई फिल्म लेने मूवी लेने पहले जाते थे लोग, अब तो नेट से हो जाता है, तो उसी केबल का यूज़ किया जाता है। यानी कि वो डेटा ट्रांसफ़र तो करता ही है, साथ ही साथ आपके मोबाइल को चार्ज करता है तो पावर भी करता है। तो ये यूएसबी पोर्ट क्या है, ये आपका सही कथन है कि चार्ज भी करता है, पावर भी देता है और डेटा भी ट्रांसफ़र करता है। तो पहला कथन तो सही है। अब दूसरा जो कथन है इसमें कि HDMI पोर्ट हाई डेफिनेशन ऑडियो और वीडियो सिग्नल संचारित करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल HDMI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, तो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है और इनका काम ही होता है कि जो उच्च गुणवत्ता की वीडियो है और ऑडियो हो उनको एक जगह एक फाइल से दूसरे फाइल में डिवाइस में ट्रांसफ़र करना है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ईथरनेट पोर्ट विशेष रूप से प्रिंटर के लिए होते हैं, ये गलत है, ये नेट से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर 1 और 2 हो जाएगा। तो केवल 1 और 2 यानी बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अब देखिए जो इसमें मिलान करना है, तो पहला जो ऑप्शन है HTTP, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और ये क्या होता है कि तो वेब डेटा जो संचार है उसके लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और इसके बाद होता है FTP, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफ़र जो प्रोटोकॉल होता है, मैं इसको थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूँ। चारों का पहले नाम हम लिख लिए ताकि कम समय लगेगा आपको। तो देखिए HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और इसका काम क्या होता है कि वेब डेटा संचारण के लिए। और FTP क्या होता है, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए होता है, तो 2 का 2 से मिलान हो जाएगा, 1 का 3 से हो जाएगा। SMTP का फुल फॉर्म याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, तो ये ईमेल भेजने के लिए उपयोग किया जाता है, नाम से ही प्रचलित है। और DNS तो डोमेन नेम सिस्टम, तो ये भी नाम से ही प्रचलित है कि डोमेन नाम को IP पते में अनुवाद करने के लिए होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, हम लोग को 1 का 3 से मिलाया है, 1 को 3 से, और आपका 2 के 2 से, और आपका 3 को 1 से, और 4 को 4 से। तो 4 को 4 से इसमें मिलाया है, 3 को 1 से मिलाया है, सही है, और 1 को 3 से मिलाया है, और वो 2 को 2 से मिलाया है, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। देखिए सारे प्रश्नों को हमने देख लिया है यहाँ पे। अगर इसमें कोई भी प्रश्न पे आपको डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहे हैं। आगे आने वाले समय में हम लोग और भी पेपर को डिस्कशन करने वाले हैं, जिससे कि आपके आगामी परीक्षाओं में जो एक एग्ज़ाम का प्रेशर होता है उसको आप पहले ही ख़त्म कर चुके होते हैं। तो उम्मीद है कि आप सब अपनी तैयारी को अच्छे से करेंगे, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और रिवीजन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में, धन्यवाद।